हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। आज की इस वीडियो सेशन में हम 27 नवंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। इसका आंसर आपको अभी कॉमेंट बॉक्स में करना होता है। पूछने की कौन सा देश आशियान का सदस्य नहीं है? विच कंट्री इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ आशियान? ऑप्शन हैं इंडिया, थाईलैंड, म्यांमार या फिर इंडोनेशिया। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चंस यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। विच कंट्री वॉन डेविस कप 2024? डेविस कप 2024 किस देश ने जीता? राइट आंसर ऑप्शन ए, इटली। 2024 डेविस कप ये 112वां एडिशन रहा डेविस कप का। आपको बता दें, जो ये डेविस कप है ये नेशनल टीम्स के बीच में एक मेंस टेनिस इवेंट है और डिफेंडिंग चैंपियंस इटली ने अपना टाइटल रिटेन रखा है। इन्होंने फाइनल्स में नीदरलैंड्स को 2-0 से हराया है। ये डेविस कप इसलिए भी महत्वपूर्ण रहा क्योंकि राफेल नडाल, जो कि 4 टाइम डेविस कप चैंपियन है, 2 टाइम ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, 22 टाइम ग्रैंड स्लैम विनर हैं, ये इनका फाइनल अपीयरेंस था। अब इसके बाद वो रिटायर हो चुके हैं। साथ ही ये लास्ट टूर्नामेंट था फॉर्मर डबल्स वर्ल्ड नंबर 1 वेस्ले कुलहोफ का। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द ICA ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस 2024? ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी है, कोऑपरेटिव्स बिल्ड प्रोस्पेरिटी फॉर ऑल। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम न्यू दिल्ली में ICA ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस 2024 को इनोग्रेट किया है। ICA ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस और ICA जनरल असेंबली, इसे भारत में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है पहली बार। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस के 130 सालों के इतिहास में पहली बार भारत इसको होस्ट कर रहा है और इसे होस्ट किया गया इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड इफ़को, ICA, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन कोऑपरेटिव्स अमूल, KRI BHCU के द्वारा। इस कॉन्फ्रेंस का थीम रहा कोऑपरेटिव्स बिल्ड प्रोस्पेरिटी फॉर ऑल। साथ ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स 2025 को भी लॉन्च किया है। जो साल 2025 है उसे UN इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स के तौर पर मनाया जा रहा है, ये आप याद रखिएगा। अगर हम इस ICA की बात करें, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस की, तो इसकी स्थापना 1895 में हुई थी लंदन इंग्लैंड में। इसका हेडक्वार्टर्स ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस के एरियल ग्वारको। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस एंटीबायोटिक लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी है, नेफिथ्रोमाइसिन। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने फर्स्ट इंडिजीनियस एंटीबायोटिक नेफिथ्रोमाइसिन को लॉन्च किया है रेजिस्टेंट इन्फेक्शन के लिए। इस नेफिथ्रोमाइसिन को डेवलप किया गया है बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल के सपोर्ट के साथ, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के तहत आता है। और इसे मार्केट में लाया गया है मिकनेफ के नाम से, फार्मा कंपनी वोलकार्ड के द्वारा। ये हमारे देश की फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड एंटीबायोटिक है और जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता है उसको टैकल करने के लिए बनाई गई है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। कभी कभी जो वायरस है, बैक्टीरिया है, ये इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि इन पर दवाई का कोई असर नहीं पड़ता है। तो अगर कोई इस तरह का बैक्टीरिया है जिस पर दवाई का भी असर नहीं पड़ रहा है, तो वो यानी कि काफ़ी एडवांस स्टेज में चला गया है और रोगी उससे ठीक नहीं हो रहा है, उसको बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो इससे क्या होगा, अब ये जो नेफिथ्रोमाइसिन लाया गया है, इससे कम्युनिटी एक्वायर्ड बैक्टीरियल निमोनिया को ट्रीट किया जा सकता है, जो कि एक ड्रग रेसिस्टेंस बैक्टीरिया के कारण होता है और चिल्ड्रंस में होता है, एल्डरली पीपल में होता है, जो पेशेंट होते हैं डायबिटीज़ के, कैंसर्स के, उनमें हो जाता है। और ये 10 टाइम्स मोर इफेक्टिव है एजिथ्रोमाइसिन से। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डेवलप्ड द टीचर ऐप? निम्नलिखित में से किसने टीचर ऐप विकसित किया है?
राइट आंसर ऑप्शन डी भारती एयरटेल फाउंडेशन। यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान ने न्यू दिल्ली में टीचर ऐप को लॉन्च किया है। इसे डेवलप किया गया है भारती एयरटेल फाउंडेशन के द्वारा, जो कि भारतीय एंटरप्राइजेस की एक फिलैंथ्रोपिक आर्म है। इस प्लेटफॉर्म पर 260 घंटे से ज़्यादा की हाई क्वालिटी रिसोर्सेज हैं क्यूरेटेड, जिसमें कि कोर्सेज हैं, लर्निंग बाइट्स हैं, शॉर्ट वीडियोस हैं, पॉडकास्ट हैं, कॉम्पिटिशन्स, वेबिनार्स, क्विजेस, ये सभी से प्रोवाइड किए गए हैं। विच कंपनी लॉन्च इंडियाज फर्स्ट डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस? किस कंपनी ने भारत की पहली डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन सी BSNL। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL ने इंडिया की फर्स्ट डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस लॉन्च की है, और इसका मकसद रहेगा जो भी रिमोट रीजन्स हैं या फिर अंडरसर्व्ड रीजन्स हैं हमारे देश में, वहाँ पर स्पीड इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड किया जाए। इस सर्विस को लॉन्च किया गया है Viasat के साथ मिलकर, जो कि कैलिफोर्निया बेस्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है। और इसका मकसद, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कि अनइंटरप्टेड नेटवर्क एक्सेस प्रोवाइड करना उन एरियाज़ में जहाँ पर नेट काफ़ी लिमिटेड है या फिर बिल्कुल भी नहीं आता है, कोई भी सेलुलर कवरेज वहाँ पर नहीं है। द न्यू सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस लेवरेजेस एडवांस सैटेलाइट टेक्नोलॉजी टू डिलीवर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी डायरेक्टली टू यूजर डिवाइसेस बाईपासिंग द नीड फॉर ट्रेडिशनल टेरेस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर। किसी भी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की इसमें ज़रूरत नहीं है, जैसे टावर वगैरह खड़े करने की। जैसे स्टारलिंक है ना, उसी तरह से मान सकते हैं आप इसको। विच पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया हैज़ रिसेंटली बिकम अ सिग्नेटरी टू द पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स PCAF? भारत में कौन सा बैंक हाल ही में पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स का हस्ताक्षरकर्ता बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक, जो कि हमारे देश का सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है, इसने हाल ही में पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स PCAF को साइन किया है। ये इकलौता ऐसा बैंक नहीं है भारत से जिसने साइन किया है, पहले भी बैंक इसको साइन कर चुके हैं, पर लेटेस्ट जो किया है वो पंजाब नेशनल बैंक ने किया है। तो अब देखिए क्या होता है कि कई बैंक होते हैं वो भी जो कार्बन एमिशन है उसमें अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं, किस तरह से? लोन देकर। अब पंजाब नेशनल बैंक, इसके पास दो तरह के लोन आए। एक लोन आया कि एक सोलर एनर्जी प्लांट लगाना है, उसके लिए पैसा देना है। दूसरा लोन आया कोल बेस्ड प्लांट लगाना है, उसके लिए पैसा देना है। तो सोलर वाले में तो नेट कार्बन उत्सर्जन 0 है, लेकिन जो कोल वाले में इसने पैसा दिया है वहाँ से तो कार्बन एमिशन होगा। तो वहाँ पर इनडायरेक्टली पंजाब नेशनल बैंक का भी उसमें कंट्रीब्यूशन रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इसलिए ये पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स को लॉन्च किया गया, ताकि बैंक तक जो है एक्यूरेट डेटा पहुंच सके कि कितना उत्सर्जन उनके द्वारा जो लोन दिया गया है जिस प्रोजेक्ट्स के लिए, वहाँ से कितना कार्बन उत्सर्जन हो रहा है। PCAF की अगर हम बात करें तो इससे क्या होता है, उन्हें एक टेक्निकल सपोर्ट मिलता है। अगर इस पार्टनरशिप को ज्वाइन कर लेते हैं, टेक्निकल सपोर्ट मिलता है, एक इंडस्ट्री लीडिंग ट्रेनिंग प्राप्त होती है ताकि एमिशन डेटा उन्हें प्राप्त हो सके। PCAF की बात करें, ये जो पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स है, इसकी स्थापना 2015 में की गई थी 14 डच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। डच मतलब नीदरलैंड्स के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। इसको लीड किया था ASN बैंक ने। Which Indian cricketer became the most expensive player in IPL history during the recent IPL auction? हाल ही में हुई IPL नीलामी के दौरान कौन सा भारतीय क्रिकेटर IPL इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी ऋषभ पंत। देखिए समय भी किस तरह से करवट बदलता है। एक समय वो था जब ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ था, बच गए थे, 1 साल क्रिकेट से दूर, ऐसा लग रहा था पता नहीं वापसी कब होगी भी कि नहीं होगी, कहीं इंजरी ऐसी तो नहीं है। और अब देखिए वापसी ऐसी हुई है कि सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं और डिमांड में भी हैं। तो देखिए इंडियन प्रीमियर लीग का हाल ही में ऑक्शन हुआ था, आप सभी जानते हैं, अगले सीजन के लिए। तो ऋषभ पंत मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर बन गए हैं अब तक के IPL के इतिहास में। लखनऊ सुपर जायंट्स ने इन्हें 27 करोड़ रुपए में खरीदा है IPL ऑक्शन के दौरान। इनसे पहले ये रिकॉर्ड श्रेयस अय्यर के पास था, जिन्हें पंजाब किंग्स द्वारा 26.75 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। ये ऑक्शन जो है 2025 का जो सीज़न रहेगा IPL का, उसके लिए हुआ है आबादी अल जोहर अरेना जिद्दा सऊदी अरब में। ये याद रखिएगा ऑक्शन कहाँ हुआ है। और मल्लिका सागर ऑक्शनियर थी इस IPL 2025 मेगा ऑक्शन के लिए, मतलब जिन्होंने ऑक्शन कराया है।
विच आइकॉनिक क्रिकेट वेन्यू अनाउंस्ड अ स्टैंड टू बी रीनेम्ड इन ऑनर ऑफ झूलन गोस्वामी? किस क्रिकेट स्टेडियम ने झूलन गोस्वामी के सम्मान में एक स्टैंड का नाम रखने की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन ए ईडन गार्डन्स। इंडियन बॉलिंग लीजेंड झूलन गोस्वामी, इनका नाम आप सभी जानते हैं। इन्हें ईडन गार्डन्स द्वारा सम्मानित किया गया है कोलकाता में, क्योंकि क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल ने अनाउंस किया है कि इस स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम झूलन गोस्वामी के नाम पर रखा जाएगा। झूलन गोस्वामी की बात करें 355 विकेट्स इन्होंने लिए हैं और अभी भी ये मोस्ट विकेट्स इन्होंने प्राप्त किए हुए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। अगर हम फीमेल प्लेयर्स की बात करें सबसे ज़्यादा विकेट्स इन्हीं के नाम पर हैं। ईडन गार्डन में केवल इन्हीं के नाम पर नहीं बल्कि सौरव गांगुली के नाम पर भी, पंकज रॉय के नाम पर भी, जगमोहन डालमिया के नाम पर भी, विश्वनाथ दत्त के नाम पर भी स्टैंड है और अब इनके नाम पर भी हो जाएगा। वेयर वॉज द इनॉग्रल एडिशन ऑफ द वर्ल्ड क्राफ्ट्स फोरम 2024 इनिशियली हेल्ड? विश्व शिल्प मंच 2024 का उद्घाटन संस्करण यानी कि जो पहला संस्करण है वो कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी न्यू दिल्ली। 2 जगह हो रहे हैं ना, तो पहला जो हुआ है ये कहाँ पर हुआ है? न्यू दिल्ली में। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट्स एंड डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स, इन्होंने वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल के साथ मिलकर वर्ल्ड क्राफ्ट्स फोरम 2024 का जो इनॉग्रल एडिशन है वो न्यू दिल्ली में होस्ट किया है। तो 22 से 24 नवंबर के बीच में न्यू दिल्ली में हुआ और 25 से 27 नवंबर के बीच में श्रीनगर में हो रहा है। तो वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल की 60th एनिवर्सरी मनाई जा रही है। वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल की अगर हम बात करते हैं 1964 में इसकी स्थापना की गई थी कमला देवी चट्टोपाध्याय और एलिन एसबोर्न वेब के द्वारा। ये यूनेस्को से एफिलिएटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है। 4 साल में एक बार इसकी सबमिट होती है। हेडक्वार्टर्स इसका कुवैत में 2021 से 2024 के लिए कुवैत में इसका हेडक्वार्टर्स है। वेयर वॉज द सेकेंड एडिशन ऑफ द इंडियन सी फूड एंड वाइन टेस्टिंग इवेंट हेल्ड? इंडियन सी फूड और वाइन टेस्टिंग इवेंट का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी ब्रुसेल्स। जो भारत की एम्बेसी है ब्रुसेल्स में, इन्होंने इंडियन सी फूड एंड वाइन टेस्टिंग इवेंट का सेकेंड एडिशन होस्ट किया है। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी अपेडा न्यू दिल्ली और मैरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एमपेडा कोची के साथ मिलकर। आपको बता दीजिए यूरोपियन यूनियन इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट सी फूड मार्केट है। What is the allocated budget for अटल इनोवेशन मिशन फॉर द पीरियड टिल मार्च 31, 2028? 31 मार्च 2028 तक की अवधि के लिए अटल इनोवेशन मिशन के लिए आवंटित बजट क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी 2750 करोड़ रुपए। यूनियन कैबिनेट ने जो अटल इनोवेशन मिशन है AIM, इसको कंटिन्यू रखने का फैसला किया है। नीति आयोग के अंडर आता है ये मिशन और इसके लिए 2750 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं 31 मार्च 2028 तक। आप सभी जानते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक 39 है, वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। तो इसलिए कैबिनेट ने कहा है कि हम इनोवेशन में और आगे कार्य करना चाहते हैं, इसलिए इस अटल इनोवेशन मिशन को जारी रखेंगे। जो अटल इनोवेशन मिशन 1.0 है उसमें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया गया है और जो अटल इनोवेशन 2.0 इसमें इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जो अलग अलग स्कीम्स लाई जाएंगी और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, एकेडमिया, कम्युनिटी, इन सबको इसमें शामिल किया जाएगा। हाउ मच बजट हैज़ बीन एलोकेटेड फॉर द वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम? वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी 6000 करोड़ रुपीज़। यूनियन कैबिनेट ने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन जो कि एक नई सेंट्रल सेक्टर स्कीम है इसे अप्रूव कर दिया गया है, जिसके तहत कंट्री वाइड एक्सेस प्राप्त की जा सकती है स्कॉलरली रिसर्च आर्टिकल्स की और जर्नल पब्लिकेशंस की। तो पूरा प्रोसेस डिजिटल रहेगा और जो भी गवर्नमेंट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरीज़ हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो इसे एक्सेस कर सकते हैं। टोटल 6000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं 3 कैलेंडर ईयर्स के लिए, 2025, 26 और 27 के लिए। तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ना कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड। सेंट्रल सेक्टर मतलब कंप्लीटली फंडिंग बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत आते हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट के तहत आते हैं या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो एक तरह का एक सब्सक्रिप्शन उनको प्राप्त करना होगा और जो भी रिसर्च आर्टिकल्स हैं, जर्नल पब्लिकेशन है, उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके लिए एक सेंट्रल एजेंसी भी बनाई गई है, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। तो ये एक ऑटोनोमस इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर रहेगा UGC के तहत, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के तहत।
व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मिशन लॉन्च्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग? प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए मिशन का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। यूनियन कैबिनेट ने नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग को अप्रूव कर दिया है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम रहेगी। अब लिखा है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट का भी इसमें कंट्रीब्यूशन रहेगा, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के तहत रहेगी। इस स्कीम का जो टोटल आउटले है 2481 करोड़ रुपए है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर 1524 करोड़ है, स्टेट्स का शेयर 897 करोड़ रुपए है 15 फाइनेंस कमीशन तक 2025-26 तक। तो वही है कि जो फार्मर्स हैं उनको नेचुरल फार्मिंग अडॉप्ट की जाए, इसके लिए उन्हें प्रेरित किया जाएगा, और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की ओर से सहायता है वो उनको प्रोवाइड की जाएगी। इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स जो नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग है ये 15,000 क्लस्टर्स में इम्प्लीमेंट किया जाएगा ग्राम पंचायत में। व्हाट इज द फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन फॉर द पैन 2.0 प्रोजेक्ट? पैन 2.0 परियोजना का वित्तीय भार क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी, 1435 करोड़ रुपए। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसकी अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा की गई, इन्होंने पैन 2.0 प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का प्रोजेक्ट है, और जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है, जो वित्तीय भार रहेगा इस स्कीम का, वो 1435 करोड़ रुपए रहेगा। मतलब इतना खर्चा आएगा इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो एक तरह से जो टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन सर्विसेज हैं उनमें जो है टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाएगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को, और QR कोड भी अब पैन कार्ड पर मिलेगा। दिस विल बी एन अपग्रेड ऑफ द करंट पैन 1.0 इकोसिस्टम। तो जो पैन कार्ड है फिलहाल जो है लोगों के पास, ठीक है, वो बेकार नहीं हुआ है, मतलब उसको अपग्रेड कराना होगा। डिजिटली ये प्रोसेस चल सकता है। अभी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में, केवल अभी घोषित ही हुआ है योजना। न्यूज़पेपर वालों ने भी ऐसा लिखा हुआ है कि पैन 2.0 क्या है, जाने यहाँ पर समझ डिटेल। उसके बाद अंदर उन्हें खुद भी नहीं पता है कि क्या डिटेल है इसमें, तो धीरे धीरे पता चलेगा। हु इज़ द एम्बेसडर ऑफ जापान हु प्रेजेंटेड देयर क्रेडेंशियल्स टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? जापान के राजदूत कौन है जिन्होंने भारत के राष्ट्रपति को अपना परिचय पत्र प्रस्तुत किया? राइट आंसर ऑप्शन बी, ओनो केची। देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन है ना, एक बार बैंक एग्जाम में पूछ लिया था ये कि हाल ही में कितने देशों के राजदूतों ने अपना क्रेडेंशियल दिए हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। तो इसलिए जब भी आता है तो मैं इसको मिस नहीं करता हूँ, तो आपको भी मिस नहीं करना चाहिए वाला क्वेश्चन इस तरह के। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने इथियोपिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रोमानिया और ग्रेनेडा 5 देश हैं। इनके जो हाई कमिश्नर या एम्बेसडर भारत में अपॉइंट किए गए हैं, उनके क्रेडेंशियल्स यानी उनके पहचान पत्र प्राप्त किए हैं राष्ट्रपति भवन में। तो इनके आप नाम भी देख सकते हैं। हमने क्वेश्चन बनाया था सेकंड, ओनो केची, जो कि एम्बेसडर ऑफ जापान है। Who has been appointed as the next High Commissioner of India to the Republic of Maldives? मालदीव गणराज्य में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, जी बाला सुब्रमण्यम। जी बाला सुब्रमण्यम ये नेक्स्ट हाई कमिश्नर होंगे इंडिया के रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स में। और इसी तरह की अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं। एम किवोन ये नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया होंगे रिपब्लिक ऑफ जिबूती में। सुभाष प्रसाद गुप्ता ये नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया होंगे बारबाडोस में। दिनेश भाटिया ये नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया होंगे फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील में। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देख लेते हैं। हु इज द हेड कोच ऑफ ऑस्ट्रेलियाज मेंस क्रिकेट टीम? एंड्रयू मैकडोनाल्ड। विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट नेशनल सेंसस इन नियरली 40 years? इराक। इन विच सिटी वॉज इंडियाज फर्स्ट सेल्फ सफिशिएंट गौशाला विद द स्टेट ऑफ आर्ट CBG plant located? Gwalior. Which country has declared a national emergency for 60 days due to forest fires, water shortages and severe drought? Ecuador. Congress General Secretary Priyanka Gandhi won her maiden election with a margin of 4,10,931 votes. Which Lok Sabha constituency did she contest from? Wayanad, केरल। आप में से कई स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए टू द पॉइंट क्वेश्चंस देख लेते हैं, इन्हें आपको अभी ट्राई करना है। वेयर इज नीमो बाजको पावर स्टेशन लोकेटेड? वेयर वॉज द 11th ASEAN डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस समिट हेल्ड? भारत स्टेज 4 एमिशन नॉर्म्स वर इन्फोर्स्ड अक्रॉस इंडिया इन विच ईयर? भारत स्टेज 6 एमिशन नॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड टू रिप्लेस BS4 नॉर्म्स इन विच ईयर? देखिए इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी चर्चा में आजकल दिल्ली में आपने देखा जैसे कि BS4 BS6 इस तरह की गाड़ियाँ अलाउड हुई हैं अलाउड है, और BS3 तो बिल्कुल बैन कर दी गई है। तो उसको देखते हुए यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ बांग्लादेश। तो इन 5 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आपको आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश किया कीजिए। और 2 वीडियोज़ मैंने अपलोड की हैं, एक वीडियो में 5 स्कीम, दूसरी वीडियो में 5 स्कीम। तो ये टॉप 10 स्कीम काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, उन्हें आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। विजेता बैच जो कि बैंक के अवेयरनेस स्पेशल बैच है हमारा, कंप्लीट अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। इसे आप केवल 399 की कॉस्ट में 1 साल की वैलिडिटी के साथ प्राप्त कर सकते हैं। इसमें मैंने आपको 30 वीडियोस लेक्चर्स प्लस 30 पीडीएफ्स प्रोवाइड की हैं, जिन्हें आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं इसमें। और कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस तो प्रोवाइड की गई है, साथ साथ इंडियन इकोनॉमी की कंसेप्ट भी प्रोवाइड किए गए हैं, इंश्योरेंस भी इसमें प्रोवाइड किया गया है। और डेमो लेक्चर्स देखना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं, डेमो पीडीएफ देखना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो न केवल बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करते हैं पीओ में, तो वहाँ पर भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल ये बैच रहने वाला है। तो लिंक आपको वीडियो उसमें मिल जाएगा हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर, वहीं से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं, तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहते हैं हमारी किसी भी कोर्स से संबंधित, तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल, इसमें हम रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज आपके लिए डालते रहते हैं। थैंक यू गाइस।